किसी भी रेखा का निर्माण जो है किससे मिलके होता है? बिंदुओं से। एक रेखा पे अनगिनत बिंदु होते हैं। जैसे एक ये रेखा है, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को सरलतम रूप से मिलाने पर प्राप्त आकृति रेखा कहलाता है। यानी हमारे पास एक प्लेन है और उसमें दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। दोनों को अगर हम सिंपल तरीका से मिलाते हैं तो ये लाइन बन जाएगा और इसी को रेखा कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? ये रेखा है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, किसी रेखा को दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये जो तीर का चिन्ह आप लोगों को दिख रहा है रेखा पर, ये तीर का चिन्ह इस बात को संकेत करता है कि आगे की तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। किसी रेखा को दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तीर का चिन्ह इसी बात को व्यक्त करता है। यानी कि तीर का चिन्ह जो है ये हम लोगों को बताता है कि दोनों तरफ जो है सो बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या लिखे, किसी रेखा का निर्माण बिंदुओं से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि किसी रेखा का निर्माण जो है बिंदुओं से होता है। यानी कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? अनगिनत। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। तो ये एक प्रकार का रेखा है। और एक चीज समझिए, यहाँ पे रेखा के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। आप लोग समझिए इस बात को कि रेखाखंड क्या होता है। यानी कि कोई रेखा है, कोई रेखा का ऐसा टुकड़ा, समझिए बात को, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो। जैसे ये देखिए, ये रेखा है, ये क्या है? रेखा है। और इसके बीच में से अगर हम थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं ऐसे, यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, इसमें तीर का चिन्ह नहीं ना है नहीं। तो इसको बोलेंगे रेखाखंड। जिसमें तीर का चिन्ह नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। लोग नोट करो इस बात को, लिखो किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। याद भी हो गया होगा? आप लोग इस फोटो को बना लीजिए, ए बी, झट से ए बी, दोनों तरफ तीर का चिन्ह नहीं देना है। अगर हम तीर का चिन्ह देते हैं तो वो हो जाएगा रेखा, अगर तीर का चिन्ह नहीं देते हैं, नाम रख देते हैं, तो वो हो जाएगा रेखाखंड। तो रेखाखंड को आराम से जब फोटो बना लीजिए सभी लोग। फोटो बन गया? आप समझिए, ये हो गया रेखाखंड का फोटो। ठीक है, अब हम जानते हैं कि किरण क्या होता है। किरण, देखिए किरण, किरण, सभी लोग किरण का हेडिंग डाल दो। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग किरण के बारे में जानते हैं। किरण क्या होता है, समझिए बातों को। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु हो, एक तरफ असीमित रूप से बढ़ा सके। जैसे ये देखिए, ये फोटो को गौर से देखिए, ये क्या कहलाएगा? किरण। ये ऐसा टुकड़ा है जिसके एक ही अंत बिंदु है, एक तरफ बढ़ा सकते हैं असीमित रूप, तो ऐसे आकृति को बोलेंगे किरण। यानी कि लिखिए आप लोग, लिखिए किसी रेखा का, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो, एक, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु हो, किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। आप लोग फोटो बना सकते हैं ये वाला।
इस आकृति को बना लीजिए, ये किरण है। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु हो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है और जो है सो किरण क्या होता है, यही समझना समझे। रेखा क्या होता है? किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को सरलतम रूप से मिलाने पर जो आकृति बनता है उसको रेखा कहते हैं। किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। और किसी रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके एक अंत बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल। आप लोग जरूर पढ़े होंगे पिछले क्लास में कोण के बारे में। कोण क्या होता है? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे कोण कहते हैं, जरूर पढ़े होंगे। ए ओ बी, ए ओ बी एक कोण है। ए ओ बी क्या है? एक कोण है। देखिए इसका डेफिनेशन जो है अभी हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, क्या है? एक ही शुरुआती बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। एक ही शुरुआती बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ये दोनों किरण का जो शुरुआती बिंदु है ये एक ही है ना? वो बिंदु से निकला हुआ है दोनों किरण, और इसके बीच में जो झुकाव उत्पन्न हुआ है उसको मैंने क्या माना? थीटा माना। ये क्या है? थीटा है। ग्रीक अक्षर के द्वारा इसको सूचित किए हैं। तो आप लोग समझ गए कि कोण क्या होता है? एक ही आदि बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच में जो झुकाव उत्पन्न होगा उसे कोण कहेंगे। क्लियर है बात? अब कोण को जो है सूचित करने के लिए हम लोग जो है इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला का भी प्रयोग करते हैं, कभी कभी तीन अक्षर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ए ओ बी, तीन अक्षर का प्रयोग किए। कभी कभी ग्रीक अक्षर का प्रयोग करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब का प्रयोग करते हैं ना। थीटा, ये सब का पाई, फाई, साई, ये सब का प्रयोग करते हैं। तो और जो है सो इसके अलावा त्रिकोणमिति में भी कोण के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे हम लोग कि कोण का मात्रक जो है सो रेडियन होता है, डिग्री होता है, ये पढ़े थे ना। डिग्री और रेडियन कोण का मात्रक होता है। रेडियन कोण का ऐसा मात्रक होता है। डिग्री जो है व्यवहारिक मात्रक है, ज़्यादा प्रचलन में है। अब हम जानते हैं कि जो है सो रेखा से जो है क्या क्या आकृति का निर्माण होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले जानते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा किसे कहते हैं ये जानते हैं। आप लोग देखिए बोर्ड के दोनों किनारों को देख रहे हैं। बोर्ड का दोनों किनारा एक दूसरे के समांतर है, यानी ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो उसे समांतर रेखा कहेंगे। जैसे बोर्ड का दोनों किनारा, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, ठीक है। ये देखिए ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। नोट करो तो जल्दी, समांतर रेखा लिखिए। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। समांतर रेखा ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो समांतर रेखाएं कहलाता है। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो समांतर रेखाएं कहलाता है। जैसे ये फोटो बना सकते हैं, ये दोनों लाइन है L1 और L2, और ये दोनों के बीच की दूरी हर जगह पे समान है। ट्रेन की पटरी को देखे हैं सभी लोग? ट्रेन की पटरी एक प्रकार का समांतर रेखा हुआ, ठीक है। या स्केल का दोनों किनारा एक प्रकार का क्या हुआ? समांतर रेखा हुआ। तो दो लाइन आप बना दीजिए जिनके बीच की दूरी जो है बराबर हो, तो वही हो जाएगा समांतर रेखा का फोटो। जल्दी से बना दीजिए। तो बना दिए? कोई दिक्कत नहीं। समांतर रेखा के बारे में सब लोग समझ गए हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का कि तिर्यक रेखा क्या होता है। तो समझिए बातों को। जैसे ये समांतर रेखा और कोई एक ऐसा रेखा हमको खींचना है जो ये दोनों को काट दे। कोई तीसरी रेखा इसमें हमको ऐसा खींचना है जो ये दोनों को क्या कर दे? काट दे। जैसे देखिए ये रेखा, ये ऐसा रेखा खींच दिए जो दोनों रेखा को क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद किया उसका नाम रख देते ए बी। तो इसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। आप लोग समझिए तिर्यक रेखा क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को
प्रतिच्छेद कर दे। ऐसी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को क्या कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए तिर्यक रेखा का। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तिर्यक रेखा कहलाता है। ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तिर्यक रेखा कहलाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? तिर्यक रेखा बनने के बाद जो है तो बहुत कुछ कोण बनता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा संगत कोण, उसके बाद सुने होंगे सम्मुख कोण, उसके बाद सुने होंगे कि एकांतर कोण क्या होता है। तो सबके बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसको मिटा के, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति के मैंने जाना और उनके ज्यामिति से जुड़े हुए कई बातों को मैंने जाना। और आज की क्लास में हम जानते हैं कि बिंदु क्या होता है। आप लोगों को मैं पिछले क्लास में बताया था कि बिंदु क्या होता है। बिंदु ज्यामिति की वह मौलिक आकृति है जिसमें न तो मोटाई होता है, न ही लंबाई होता है और न ही चौड़ाई होता है। यह एक विमाहीन राशि है। आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे जिस प्रकार से हम लिखे हैं, ज्यामिति की वह मौलिक आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा मोटाई न हो बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया सभी लोगों को? ज्यामिति की वह मौलिक आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे अगर हम कलम की नोक को अगर हम कागज के पेज पे अगर हम रखते हैं इस प्रकार से, तो ये एक बिंदु का रूप ले लेता है और इसको हम P नाम दे देते हैं। ये बिंदु है, इसी से पूरे ज्यामिति का निर्माण हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिखे हैं यह एक विमाहीन राशि है। बिंदु की कोई भी विमा नहीं होती है, बिंदु एक विमाहीन राशि है। और बिंदु से रिलेटेड जितना ही बात होता है हम सबको अभी पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बिंदु से रिलेटेड कितने बात है। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि समझिए कि कोई भी बिंदु है तो किसी एक बिंदु से होकर के कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। किसी एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कोई दिक्कत? किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती है। दूसरी बात है कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है। जब हम कहीं पर समतल में दो बिंदु लेते हैं तो वो दो बिंदु से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक ही रेखा खींचा गया, यानी किसी भी समतल में दो बिंदु अगर अंकित किए हैं तो उससे एक ही रेखा खींच, आप तीसरी रेखा दूसरी रेखा नहीं खींच सकते हो। कंप्लीट है बात? अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दो बिंदु हमेशा संरेखी होते हैं। कहीं पर अगर हम दो बिंदु लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगा? संरेखी होगा। जैसे देखिए ये दो बिंदु लिए एक ही रेखा पे है, यानी दो बिंदु हमेशा संरेखी होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है तो उसका जो है संरेखी होता है। तीनों बिंदु संरेखी कब होते हैं? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। उस प्रकार से दो बिंदु हमेशा क्या होता है? संरेखी होता है। आप लोगों को समझ में आ गया? अगला पॉइंट क्या है देखिए, चौथा पॉइंट है, 3 या 3 से अधिक बिंदु संरेखी होंगे यदि वे एक ही सरल रेखा पर स्थित हो। 3 बिंदु या 3 से ज्यादा बिंदु संरेखी तभी होगा जब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 बिंदु लिखते हैं, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ। तीनों बिंदु अभी संरेखी नहीं होगा। होगा क्या? तीनों बिंदु एक रेखा पे नहीं ना है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखी नहीं होगा। संरेखी होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक ही सरल रेखा पर तीनों बिंदु रहना चाहिए, तभी न संरेखी होगा। 3 बिंदु संरेखी तभी होगा जब तीनों एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे। सबको समझ में आ चुका है? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखिए, 5 नंबर, 3 या 3 से अधिक बिंदु असंरेख होंगे यदि वे किसी एक सरल रेखा पर स्थित न हो। किसी एक सरल रेखा पर स्थित अगर नहीं है तो वो तीनों बिंदु असंरेख होगा। कैसे? जैसे देखिए एक बिंदु यहाँ दिए A, एक बिंदु यहाँ दिए B और एक बिंदु यहाँ दिए C। ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है क्या? नहीं ना है, तो ये तीनों बिंदु जो है असंरेख कहलाएगा। देखिए ऐसे करके अगर मिलाते हैं तो तीनों असंरेख हो गया। संरेख तभी होगा जब एक ही सरल रेखा पे स्थित होगा। देखिए 6 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक बिंदु एक वृत्तीय होंगे यदि वे एक वृत्त पर स्थित हो। 4 या कितनों बिंदु एक वृत्तीय कब होगा? जब वो किसी एक वृत्त के
परिधि पर स्थित रहेगा। 4 बिंदु एक वृत्तीय, देखिए जितने भी बिंदु लेते हैं और वो अगर वृत्त के परिधि पर स्थित होगा तो उस सभी बिंदु को हम बोल सकते हैं ये सभी बिंदु क्या है, एक वृत्तीय है। अब हम लोग जानेंगे कि इस बिंदु से कौन क्या चीज का निर्माण होता है। आप लोगों को पता होगा कि अनंत बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करता है, जानते हैं ना। चलिए उन सभी बातों को हम अभी समझने का प्रयास करते हैं। काट दो। समांतर रेखा को जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वो हो जाता है तिर्यक रेखा कहलाता है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी दो समांतर रेखा सबको दिख रहा है। ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर रेखा। और ये जो है जी एच जो है एक तिर्यक रेखा है। ये दोनों को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन कौन बिंदु पे कर रहा है, एक बिंदु ई पे और एक बिंदु एफ पे। तो अब ऐसा कंडीशन में हमारे पास कुछ कोण होता है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सम्मुख कोण का, सम्मुख कोण नाम सुने हैं। यस सर। सम्मुख कोण को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप जानते हैं कि सम्मुख कोण कौन किसका होता है। आप लोग देखिए ये वाला कोण दिख रहा है, इस कोण का नाम क्या है, एंगल ए ई जी, एंगल ए ई जी, ए ई जी। इसका सम्मुख जाएगा, इसका सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो बी ई एफ, यानी कि ए बी ई एफ, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक इसका नाम रख देते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यहाँ रख देते हैं 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। आप लोग बताइए कि 5 का सम्मुख कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 का सम्मुख कौन हो जाएगा, 7। 8 का सम्मुख कौन हो जाएगा, 6। और 2 का सम्मुख कौन, 4। और 1 का सम्मुख कौन, 3। तो सम्मुख कौन क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं दूसरा बात की संगत कोण क्या होता है। समझिए सभी लोग गौर से, संगत कोण क्या लिख रहे हैं, देखिए संगत कोण। संगत कोण के बारे में जानते हैं। आप समझिए यहाँ पे ये जो 1 नंबर कोण है ये वाला, इसका संगत कोण ये हो जाएगा 5 नंबर, देख रहे हैं। इसका संगत कोण कौन हो जाएगा, ये 5 नंबर हो जाएगा। आप लोग दोनों कोण को देखिए, दोनों कोण देखने में भी बराबर इक्वल लग रहा है, यानी संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर। तो 1 का संगत कोण हो जाएगा 5। बताइए अब 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 का संगत कोण हो जाएगा 7, देखने से ही लग रहा है। देखो 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का संगत कोण हो जाएगा 8। इसका क्या हो जाएगा, 2 का 6। 2 का संगत कोण हो जाएगा 6। तो संगत कोण भी समझ में आ गया। सम्मुख कोण और संगत कोण हम लोगों ने समझ लिया। एक और कोण होता है एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सा है, सो देखिए एकांतर कोण, एकांतर कोण देखिए यहाँ पे ये जो 3 नंबर कोण दिख रहा है ना, इसका एकांतर ये हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग इससे पहले भी कई जगह किए थे। बोले थे कि जहाँ पे जेड के जैसा आकृति बने वो एक दूसरे का एकांतर कोण होता है, बोले थे। ये हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे थे तो उस समय बोले थे अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर क्यों होता था, समझ में आ गया। तो इसका एकांतर कोण कौन हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 5। 3 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ में आ गया। और बताइए 4 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का एकांतर कोण हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोगों ने हर बात को समझा, एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, कोई दिक्कत है। देखिए अभी हम लोग एक समांतर रेखा लिए हैं L1 और L2 और इसके बीच में हम एक तिर्यक रेखा खींच देते हैं। ये हो गया तिर्यक रेखा। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस नाम रख देते हैं A B C D E F और G H। अब इस तरह से हम लोग समझाते हैं। देखिए सभी लोग, अभी सबसे पहले हम क्या जाने थे, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है अभी हम बताए थे। देखिए B का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, D हो जाएगा, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार का जो कोण होगा ना आमने सामने का, वो सम्मुख कोण होगा। सम्मुख का मतलब ही होता है आमने सामने। तो आप बताइए कि जो है सो इसका ई का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ए का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सम्मुख कोण क्लियर हो गया। उसके बाद हम बताएं एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन हो जाएगा, देखिए एकांतर कोण। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये है, ये कोण है तो इसका एकांतर कोण हो जाएगा ये अंतर पे है। देखिए एकांतर कोण कौन हो गया, ये हो गया। और इसका एकांतर कोण हो जाएगा ये वाला, ये हो गया आंतरिक एकांतर कोण। समझ में आ गया। तो एकांतर कोण समझ में आ गया सब लोगों को। यस सर। हम जानते हैं कि जो है सो संगत कोण क्या होता है।
संगत कोण। संगत कोण आपको देखने से ही लग जाएगा कि ये संगत कोण है। जैसे ये ए नंबर कोण है ना, ये ए, इसका संगत कोण ये हो जाएगा ई। ये दोनों कोण को आप लोग देखो, देखने से ही लगता है कि दोनों सेम कोण है। ऐसे करके इस कोण को देखिए और इस कोण को देखिए, संगत कोण। यहाँ पे भी देखो, ये कोण इसका क्या है, संगत कोण। यहाँ पे आप लोग बताओ कि बी का संगत कौन सा कोण होगा, बी का संगत हो जाएगा एफ। और ये जो जी है इसका संगत कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग सम्मुख कोण, एकांतर कोण और संगत कोण समझ गए? बहुत अच्छा, ठीक है।